गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। हमने 5 ग्रंथियों की जो बात थी वो कर ली थी। आज हम 6 नंबर ग्रंथि की बात करेंगे जिसका नाम है पीनियल का है। 6 नंबर कौन सी ग्रंथि है? पीनियल का है, या इसको पीनियल बॉडी भी बोल सकते हो। सबसे पहले इसकी स्थिति की बात करते हैं। हमारे शरीर के अंदर ये कहाँ स्थित होती है, मेन बात यही है। सबसे पहले पोजीशन हम देखेंगे, बाकी 5 की भी देखते आए हैं, इसकी भी हम लोग देखेंगे। तो आपको बता देता हूँ, ये जो है अगर मस्तिष्क जो होता है, फोर ब्रेन जो होता है, अगर मस्तिष्क का पश्च भाग, अगर मस्तिष्क का कौन सा भाग? पश्च भाग। पश्च भाग में मैंने 2 भाग बताए थे आपको, एक तो थैलेमस बताया था और एक हाइपोथैलेमस बताया था। फर्स्ट भाग में कितने भाग बताए थे? 2 भाग बताए थे। एक तो बताया था आपको हाइपोथैलेमस और एक बताया था आपको मैंने थैलेमस। ठीक है, तो अगर मस्तिष्क के पश्च भाग के जो स्तय के बीच में थैलेमस से, स्तय के बीच में जो थैलेमस होता है उससे निकले खोखले वरंत पर स्थित होती है। उससे निकले किस पे स्थित होती है? खोखले वरंत पर स्थित होती है। अर्थात आप लोग साधारण अगर सीधे तौर से अगर हम बात करें तो बोल सकते हो कि अगर मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित थैलेमस जो होता है उससे निकलने वाले खोखले वरंत पर ये स्थित होती हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए आगे बात करते हैं। तो मृदुतानिका, पाईमेटर, हमने ये भी मस्तिष्क के अंदर बात की थी। पाईमेटर 3 प्रकार की झिल्लियाँ बताई थी मैंने आपको। ठीक है, एक ड्यूरामेटर, एक आर्कियोइड और एक पाईमेटर। ठीक है, मृदुतानिका, पाईमेटर जो पतली झिल्ली थी सबसे आंतरिक, मृदुतानिका की ये पतली झिल्ली से ढकी हुई रहती है। ये ग्रंथि जो होती है मृदुतानिका पाईमेटर की पतली झिल्ली से क्या रहती है? ढकी हुई रहती है। ठीक है, ये सफ़ेद तथा चपटी होती है। कलर कैसा होता है इसका? सफ़ेद रंग होता है और ये चपटी होती है। 2 नंबर महत्वपूर्ण बात इसकी ये है कि पाईमेटर या मृदुतानिका की पतली झिल्ली से यह ढकी रहती हैं और सफ़ेद तथा चपटी ये होती हैं। इसके बाद बात करते हैं इसका जो विकास है। अगर इसके विकास की बात करते हैं तो वो भ्रूणीय एक्टोड्रम से होता है। ये भी बहुत बार बता चुका हूँ, आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर 3 प्रकार के स्तर होते हैं, एंडोड्रम, एक्टोड्रम एंड मेसोड्रम। उनसे पूरे संपूर्ण शरीर के अलग अलग भागों का जो है निर्माण होता है। तो इस पीनियल काय का निर्माण जो है वो किससे होता है? भ्रूणीय एक्टोड्रम से होता है। वजन की बात कर लेते हैं, भार की बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका वजन जो है लगभग 150 मिलीग्राम होता है। कितना होता है वजन? 150 मिलीग्राम इसका वजन जो है वो होता है। ठीक है, इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है वो ये आती है कि स्रावित हार्मोन। हम पीयूष ग्रंथि के अंदर भी बात करके आई, थायराइड ग्रंथि के अंदर बात करके आई, पैराथायरॉइड ग्रंथि के अंदर बात की, थाइमस ग्रंथि के अंदर बात की। तो स्रावित हार्मोन तो आपको पता ही होना चाहिए, या आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो इस पीनियल काय से स्रावित हार्मोन जो है वो है मिलेटोनिन। कौन सा हार्मोन है? मिलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? मिलेटोनिन हार्मोन। ये नाम आपको याद रखना है। ये हार्मोन जो होता है ये तेज प्रकाश में इसका स्राव कम होता है। तेज प्रकाश में इसका स्राव क्या होता है? कम होता है। और अंधकार या अंधेरे के अंदर इसका स्राव जो है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। तेज प्रकाश में स्राव कम और अंधकार व अंधेरे में क्या है? इसका स्राव जो है मिलेटोनिन का वो ज़्यादा होता है। किसके द्वारा? पीनियल काय द्वारा। अब बात करते हैं, ये जो ग्रंथि है कई बार प्रश्न आया हुआ भी है और आ भी सकता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह कार्य करती है, अर्थात लैंगिक जैविक घड़ी की भांति कार्य करती है। किसकी भांति? लैंगिक जैविक घड़ी की तरह, सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह कार्य कौन सी ग्रंथि करती है कि भांति कार्य कौन सी ग्रंथि करती है? तो वो कौन सी है? पीनियल काय। ये बात भी इम्पोर्टेंट है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखना। इसके बाद महत्वपूर्ण बात करते हैं कि मानव में जो अंधे बच्चे होते हैं,
मानव में जो अंधे बच्चे होते हैं उनमें जो प्यूबरिटी होती है, यौवनावस्था होती है, अर्थात जिसमें लैंगिक अंग पूर्ण विकसित हो जाते हैं, यौवनावस्था, वो क्या है, समय से पहले आ जाती है। कारण हम बात करेंगे, अंधे बच्चों में यौवनावस्था है वो समय से पहले आ जाती है। इसका हमें कारण जानना है कि ऐसा क्यों होता है, जबकि तेज प्रकाश में रहने वाले बच्चों में भी यौवनावस्था है वो पहले आ जाती है। तो होता ये ऐसा क्यों होता है, समय से पहले यौवनावस्था की बात करें तो 12 से 14 वर्ष के बीच में आती है, लेकिन ये समय से पहले आ जाती है। ये होता है मेलेटोनिन के कम स्राव के कारण। किसके कारण? अगर आपसे पूछ लिया जाए मानव में अंधे बच्चे जो होते हैं उनमें यौवनावस्था या प्यूबरिटी है उसमें से पहले आ जाने का क्या कारण है, तो कारण ये है कि उनमें मेलेटोनिन का जो स्राव है वो कम होता है, अर्थात पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का स्राव जो है वो कम होता है। इसी प्रकार तेज प्रकाश में भी इस हार्मोन का स्राव जो है वो कम होता है। तो कम होने की वजह से क्या होगा, जो यौवनावस्था है वो समय से पहले आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं तो पीनियल काय जो है 2 प्रकार की कोशिकाएं इसमें होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की कोशिकाएं। एक तो होती है पीनियलोसाइट, कौन सी है? पीनियलोसाइट, और एक होती है न्यूरोगिलियल कोशिकाएं। पीनियलोसाइट, साइट्स का मतलब सेल, पीनियल साइट्स, ठीक है। एक तो पीनियलोसाइट्स, दूसरी है न्यूरोगिलियल कोशिकाएं। अब हम बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि की, महत्वपूर्ण ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि की बात हम करते हैं। अग्नाशय ग्रंथि बात करते हैं तो पैंक्रीज, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पैंक्रीज ग्लैंड, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो पहले भी बनाया है, जैसा कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। इस वीडियो को भी आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। 25 मिनट का वीडियो है, वो भी ज़रूर देखें, और ये वीडियो भी आप देख सकते हो। इससे ज़्यादा वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, एक बार उसको देखें, ठीक है। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अग्नाशय ग्रंथि की बात करते हैं तो ये मुख्य पाचक ग्रंथि होती है। क्या होती है? मुख्य पाचक ग्रंथि होती है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, भोजन में अग्नाशय रस का स्राव किया जाता है। किसका स्राव किया जाता है? अग्नाशय रस का जो स्राव है वो किया जाता है, और ये मुख्य पाचक ग्रंथि जो है वो होती है। क्या होती है? मुख्य पाचक ग्रंथि ये होती है। इसकी स्थिति की बात करते हैं, पोजीशन की, ये पाई कहाँ जाती है तो आपको बता देता हूँ। आमाशय के पीछे जो स्टोमच होता है, स्टोमच जो होता है आमाशय के पीछे अंग्रेजी के यू आकार की होती है, और जो ग्रहणी ड्यूडिनियम जो है ग्रहणी उसके मध्य में स्थित होती है। आमाशय के पीछे ग्रहणी के मध्य अंग्रेजी के बड़े यू आकार की ये होती है। कैसी होती है? बड़े यू आकार की ये होती है। कलर की अगर बात करते हैं तो ये हल्के पीले अथवा गुलाबी रंग की होती है। हल्के पीली या फिर कैसी होती है? गुलाबी रंग की ये होती है। साथ में ये चपटी होती है, इसका आकार जो है वो अनियमित होता है। हल्के पीले गुलाबी रंग की होती है, चपटी होती है, इसका आकार जो है वो अनियमित होता है, ठीक है। आकार कैसा भी हो सकता है। इसके अलावा मैंने आपको यू आकार की बताई है, लेकिन अनियमित आकार की ये होती है, और ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, मिक्सड ग्लैंड। मिक्सड ग्लैंड, शुरुआत में हमने जब चैप्टर शुरू किया था तब मैंने ग्रंथियाँ आपको 3 प्रकार की बताई थी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिक्सड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन और मिक्सड ग्लैंड। मिक्सड ग्लैंड का मतलब था अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कोशिकाओं का मिक्स रूप जो होता है। तो ये एक ऐसी ग्रंथि है जो एंडोक्राइन भी है, क्या है? एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, अर्थात कह सकते हैं ये एक प्रकार की मिक्सड ग्लैंड जो है वो होती हैं। कैसी होती है? मिश्रित ग्रंथि जो है वो होती हैं। इसके बाद में बात करते हैं, मानव के अंदर ये 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। मानव में कितने लंबी होती हैं? 15 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, और इसका वजन जो है वो 85 ग्राम होता है, अर्थात 85 ग्राम वजन की ये होती है। 85 ग्राम वजन है और 15 सेंटीमीटर क्या होती है? ये लंबी होती है। अब बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि जो है इनकी पालियों के बीच बीच में, अग्नाशय ग्रंथि की पालियों के बीच बीच में उपस्थित श्योंजी ऊतकों में
किसमें, श्रोणिजीय ऊतकों में। कनेक्टिव जो टिश्यू हैं, श्रोणिजीय ऊतक जो होते हैं, उनमें अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न ये पूछा जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसे कहा जाता है, और इस ग्रंथि को लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस ग्रंथि के पालियों के बीच बीच में उपस्थित श्रोणिजीय ऊतकों में कौन सी, अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। इनके जो इनको लैंगरहैंस क्यों बोला गया, ये एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने इनकी खोज की थी। कब, 1869 में, 1869 के अंदर लैंगरहैंस ने इन लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की खोज की थी, जो अग्नाशय ग्रंथि की पालियों के बीच बीच में उपस्थित श्रोणिजीय ऊतकों के मध्य स्थित होती हैं, श्रोणिजीय ऊतकों में स्थित होती हैं। अब ये लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है प्यारे बच्चों एल्फा सेल्स, बात करेंगे इनकी, दूसरी बीटा सेल्स और तीसरी डेल्टा सेल्स। तीनों की हम बात करेंगे, एल्फा, बीटा और डेल्टा। पहली जो है वो बात हम करेंगे एल्फा सेल्स की। किसकी बात करेंगे, एल्फा सेल्स की। इसको एल्फा को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, आप लोगों को पता है ये एल्फा सेल्स। देखो तीनों मैंने लिखी हैं, एल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। हम कॉमन बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कॉमन बात करेंगे। कॉमन का मतलब है आकार की बात करेंगे, संख्या की बात करेंगे, खोज की बात करेंगे, और इनकी जो स्रावित हार्मोन है उसकी बात जो है वो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एल्फा सेल्स के आकार की बात करते हैं, तो ये मध्यम आकार की होती हैं। कैसी होती हैं, मध्यम आकार की होती है, ना तो ज़्यादा बड़ी होती है और ना ही ज़्यादा क्या होती है, छोटी होती हैं। इनकी जो संख्या है वो 25% होती है। संख्या कितनी होती है, 25% होती है। इनके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उसका नाम है ग्लूकेगोन। स्रावित हार्मोन का क्या नाम है, ग्लूकेगोन। और इस एल्फा सेल्स की जो खोज थी वो की थी किम्बल व मर्लिन ने। किसने की थी, किम्बल व मर्लिन ने 1923 के अंदर की थी। किम्बल व मर्लिन ने 1923 के अंदर की थी। ठीक है, दूसरी है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स की बात करते हैं तो आकार इनका बड़ा होता है। क्या होता है, आकार बड़ा होता है। संख्या में सर्वाधिक, संख्या में क्या होती हैं, सर्वाधिक। कितनी, 60, अर्थात 60% इनकी संख्या होती है 100 में से। ठीक है, और स्राव जो है वो इंसुलिन का किया जाता है। किसका, इंसुलिन। आपने नाम सुना है, किसका स्राव किया जाता है, इंसुलिन का स्राव किया जाता है। अब यहाँ पे हम इंसुलिन से संबंधित 2-4 बातें महत्वपूर्ण करेंगे जिनको मैंने नोट में लिखा है। देखो पहली बात, सर्वप्रथम इंसुलिन को प्राप्त किसने किया था, सर्वप्रथम जो है इंसुलिन को प्राप्त किया था कनाडा के एक वैज्ञानिक थे, बेंटिंग व बेस्ट। कनाडा के 2 वैज्ञानिक थे, एक तो बेंटिंग और दूसरा कौन था, बेस्ट। इन्होंने 1921 में इसको इंसुलिन को सर्वप्रथम प्राप्त किया था। क्या किया था, सर्वप्रथम इंसुलिन को प्राप्त किया था। दूसरी बात, क्रिस्टल के रूप में इंसुलिन को किसने प्राप्त किया, तो एबल नाम का वैज्ञानिक था। कौन था, एबल नाम का वैज्ञानिक था, उसने इसको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको इंसुलिन की प्रोटीन संरचना। इंसुलिन की प्रोटीन संरचना की जो खोज है वो की थी सेगन ने। किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट है, सेगन ने। कब की थी, 1953 में। और इस प्रोटीन संरचना की खोज के लिए सेगन को अब आगे 5 साल बाद अर्थात 1958 में 1958 के अंदर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था, जो साइंस के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया था। किसको, सेगन को। तो ये इंसुलिन के बारे में था। तीसरी आपकी है डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स की अगर बात करते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, आकार इसका छोटा होता है, संख्या 10 से 15% लिख सकते हो, कितनी, 10 से 15% होती है।
स्रावित हार्मोन का नाम है सोमेटोस्टेनिन। स्रावित हार्मोन कौन सा है? सोमेटोस्टेनिन। तो मुख्य बात यही है कि इंसुलिन हार्मोन है वो किससे स्रावित होता है? बीटा सेल्स से। ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो अल्फा सेल्स से, और सोमेटोस्टेनिन हार्मोन है वो किससे स्रावित होता है? डेल्टा सेल से। कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कि इन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोनों के नाम बताइए, तो हम एक या दो लिखाते हैं। इंसुलिन, ग्लूकागोन लिखाते हैं, लेकिन कितने हैं? 3, सोमेटोस्टेनिन और ग्लूकागोन और इंसुलिन। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए, इनके अगर हम आकृति की बात, इनकी कॉमन बात कर लेते हैं तीनों की, सीधे तौर पर अगर आपको याद रखना हो तो आप इस प्रकार से इनको जो है वो याद रख सकते हो। देखो कैसे, एक तरफ आपने लिख दिया है अल्फा सेल्स, ठीक है, दूसरी तरफ बीटा सेल्स, और तीसरी तरफ जो हो गया आपका डेल्टा सेल्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके, सबसे पहले आकार की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? आकार की बात कर लेते हैं। तो अल्फा सेल्स का आकार क्या होता है? मध्यम आकार होता है। क्या होता है? मध्यम आकार। यही बताया मैंने आपको। इसका बीटा सेल्स का क्या होता है? बड़ी होती हैं। बीटा सेल्स क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। और डेल्टा सेल्स क्या होती हैं? छोटी होती हैं। किसमें? आकार में। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात अगर हम करें कॉमन की, तो संख्या की बात कर लेते हैं। संख्या में ये कितनी थी? 25%। कितनी थी? 25%। और ये सर्वाधिक कितनी? 60%। और ये 15%। अर्थात 25, 15 कितने हो गए? 40, और 60 100%। इसके बाद में इनसे स्रावित हार्मोनों की बात कर लेते हैं। स्रावित हार्मोनों की 3 बातें कॉमन हो जाएंगी। तो इसके अल्फा सेल से स्रावित हार्मोन कौन सा है? ग्लूकागोन। कौन सा? ग्लूकागोन। बीटा से कौन सा है? इंसुलिन। और डेल्टा सेल से कौन सा है? सोमेटोस्टेनिन। कौन सा है? सोमेटोस्टेनिन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इसको याद रख सकते हो 3 बातें। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, एक वीडियो मैंने और भी बनाया, वो भी आपको पूरा देखना है। इसके बारे में बाकी जो है वो हम कल पढ़ेंगे।